पंक्ति प्रजापति। मैं अभ्यास एकेडमी में बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और आज मैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 18 पढ़ाने वाली हूँ, जो इजी वे और शॉर्ट वे जल्दी से जल्दी कैसे याद रखा जा सके। जैसे कि हमें स्कूल एग्जाम में लिखना है थियरी में, तो कैसे इजी वे याद रख के और अच्छा प्रेजेंटेशन कर सके, एज वेल एज नीट के लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 18। ओके, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस। ओके, तो फर्स्ट हम समझेंगे टाइटल ऑफ द चैप्टर बॉडी फ्लूइड। ओके, बॉडी फ्लूइड मतलब कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड एज ए लिक्विड फॉर्म में सर्कुलेट होता है। ओके, तो वो कितने टाइप का होता है। ओके, तो हमारी बॉडी में मेन 2 टाइप के बॉडी फ्लूइड घूमते हैं, जैसे कि ब्लड एंड सेकंड वन इज लिम्फ। ब्लड के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर लिम्फ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ओके, तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एज वेल एज न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। देन लिम्फ की बात करें तो लिम्फ क्या है, प्राइमरी इम्यून ऑर्गन। ओके, प्राइमरी इम्यून ऑर्गन। ओके, तो ये कई बार नीट में अगर पूछा जाए कि प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है, ओके, इम्यून सिस्टम का, तो लिम्फ आंसर आएगा। ओके, एज वेल एज लिम्फ सर्कुलेट होता है हमारी पूरी बॉडी में, बट वो लिम्फ नोड बनाता है हमारी बॉडी में कई कई जगह पर। जैसे कि कौन सी जगह पर लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है, एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है नीट में। तो एडेनोइड्स, टॉन्सिल्स, थाइमस एंड स्प्लीन, वहां पे लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है। अगर लिम्फ नोड की बात करें तो लिम्फ नोड में क्या होता है, लिम्फ नोड क्या होता है, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर, नॉट ट्यूमर बट ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि ऐसा होता है स्ट्रक्चर, देन यहाँ से वेसल्स पास होगी। ओके, लिम्फेटिक वेसल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे T सेल और B सेल होंगे मैक्सिमम। ओके, तो अब हम समझेंगे बॉडी फ्लूइड के फंक्शंस। बॉडी फ्लूइड के फंक्शंस क्या है, मैंने पहले ही बताया। ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन CO2 ट्रांसपोर्टेशन, एज वेल एज प्रोवाइड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब कैसे प्रोवाइड करेगा, जब भी हम कुछ, जैसे कि हमने कोई खाना खाया, ओके, सलाद या दाल चावल कुछ भी खाया, तो डायरेक्टली वो हमें हमारे बॉडी में नहीं सेल को मिल पाएगा। पहले वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद जो सिंपल फॉर्म है, ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, वो सब ब्लड में सर्कुलेट होगा और ब्लड में सर्कुलेट होता ही रहेगा कंटिन्यूस। और जब भी सेल को जरूरत होगी, वो ब्लड के पास से जितनी जरूरत है उतना सा ही प्रोटीन, ग्लूकोज वो ले लेगा। ओके, तो न्यूट्रिशन वो ऐसे प्रोवाइड करेगा। देन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करेगा। ओके, तो जब सेल मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है तो उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट मिलती है, जैसे कि नाइट्रोजन, अमोनिया। ओके, तो अमोनिया होता है, वो क्या होता है, हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो हाँ, हमारी बॉडी के सेल क्या करेंगे, उसको अपनी सेल में से रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करके वो सेल कहाँ जाएगा, ब्लड में। देन ब्लड थ्रू किडनी और किडनी थ्रू यूरिन थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ओके, देन थर्ड वन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब है बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट समथिंग। ओके, तो प्रोटेक्शन कैसे करेगा, लिम्फ नोड तो प्राइमरी इम्यून सिस्टम ही है, ऑर्गन ही है, तो वो क्या करेगा, वो तो प्रोटेक्शन करता है। B सेल, T सेल, अगर B सेल, T सेल जो हम कहते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो बोन मैरो थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। तो ब्लड के कंपोनेंट है B सेल और T सेल। ओके, तो दोनों का प्रोटेक्शन हो गया, फॉरेन पार्टिकल्स अगेन प्रोटेक्शन का। देन हाउ टू सर्कुलेट बॉडी फ्लूइड, ये दोनों फ्लूइड कैसे सर्कुलेट होंगे बॉडी में। जैसे कि हायर लेवल के एनिमल है, जैसे कि हम मोमेंट्स, ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स मानव की एक पाइपलाइन जैसी सिस्टम है। तो ब्लड वेसल्स थ्रू सर्कुलेट होता है एंड लिम्फेटिक वेसल्स थ्रू। ओके, तो अब हम सिंपल एनिमल की बात करें, जैसे कि स्पॉन्जिस एंड कोलेंटेरेट्स। ओके, तो इसमें क्या हो गया, सर्कुलेशन कैसे होगा बॉडी फ्लूइड का, वो अपने सेल के सराउंडिंग क्या होती है, कैविटी होती है, उसमें फ्लूइड जमा होगा। देन जब सेल को जरूरत होगी तो वो कैविटी में से क्या लेगा, वाटर और फ्लूइड जो न्यूट्रिएंट्स है वो ले लेगा और
अपने वेस्ट प्रोडक्ट को वहां पे रिमूव करेगा। देन एक्सक्रिएटरी सिस्टम थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगी, रिमूव हो जाएगी बॉडी से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड किस कंपोनेंट से बना हुआ है, यानी कि ब्लड में कौन कौन से सेल्स या मटेरियल प्रेजेंट है। तो ब्लड की बात करें तो ब्लड की पीएच है 7.4। ओके, तो वो पीएच मेंटेन करने में ये कंपोनेंट हेल्प करते हैं। तो ब्लड बना हुआ है दो कंपोनेंट से, फर्स्ट वन इज अ प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज अ फॉर्म्स एलिमेंट्स। अगर हम अभी बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में क्या होगा, प्लाज्मा ब्लड के अंदर, जैसे कि ब्लड हम टोटल 100% है, तो इसमें से 55% क्या होगा, प्लाज्मा कवर करेगा। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। एक क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है कि विच वन इज अ मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, तो आंसर क्या आएगा, प्लाज्मा। देन प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, तो वाटर, प्रोटीन एंड सॉल्ट। प्लाज्मा इन तीनों का बना हुआ होता है। वाटर कितने परसेंट, 91.5, प्रोटीन 7 to 8% एंड सॉल्ट 0.9%। तो सॉल्ट के अंदर इंक्लूड क्या होगा, Na+, Ca+, सब मिनरल्स, जैसे कि पॉजिटिव कैटायन एंड एनायन दोनों। ओके, और अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 7 to 8% है, उसमें से मेन 3 ही होते हैं। फर्स्ट वन इज एल्ब्यूमिन, सेकंड वन इज फाइब्रिनोजन एंड थर्ड वन इज ग्लोब्यूलिन। ओके, तो तीनों के फंक्शन अलग अलग है। फर्स्ट हम बात करें एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करेगा, पीएच मेंटेन करेगा। कैसे, वो क्या, उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो मिनरल्स को एडजस्ट करेगा पीएच बैलेंस करने के लिए। देन ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी हेल्प करेगा, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। जब भी हम कुछ ड्रग्स या मेडिसिन लेते हैं तो वो कहाँ पे, एल्ब्यूमिन के, ऐसे एल्ब्यूमिन ब्लड के अंदर ऐसा होता है, वन टाइप ऑफ रिसेप्टर, तो यहाँ पे क्या होगा, बाइंड हो जाएगा वो ड्रग। देन वो मेटाबोलाइज्म होके एल्ब्यूमिन थ्रू किडनी में जाएगा, देन किडनी थ्रू यूरिन बनेगा एंड एक्सक्रिएट हो जाएगा बॉडी के बाहर। अब बात करें फाइब्रिनोजन की। फाइब्रिनोजन का फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग। जब भी ब्लड क्लोटिंग होता है तो उस ब्लड लॉस ना हो, इसीलिए क्लोटिंग सिस्टम हमारे में अवेलेबल होती है। तो उसमें क्या होता है, फाइब्रिनोजन जब भी जहाँ पे इंजरी होती है वहां पे छोटे छोटे फाइबर बनाती है। वो फाइबर क्या करते हैं, जो सीव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो फाइबर के अंदर से सीव लाइक स्ट्रक्चर बना, उसमें से ब्लड सेल नहीं निकल सकते, तो वहां पे क्लोटिंग हो जाएगा। तो क्या, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा फाइब्रिनोजन। देन बात करें हम ग्लोब्यूलिन, तो अब हम बात करते हैं ग्लोब्यूलिन की, जिसको ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी कहते हैं और एंटीबॉडी भी कहते हैं। तो हम सबको पता है एंटीबॉडी क्या करते हैं, एंटीजन अगेंस्ट प्रोटेक्शन। तो ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या हुआ, प्रोटेक्शन। तो अब सेकंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड है फॉर्म एलिमेंट्स। तो वो कितने परसेंट होते हैं, 45% प्रेजेंट इन ब्लड। तो 100% हो गया, 55% क्या था, प्लाज्मा एंड 45% है फॉर्म्ड एलिमेंट। अब देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में मेन 3 सेल्स होते हैं, मेन 2 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इंक्लूड होते हैं। तो आरबीसी की बात करते हैं पहले। तो आरबीसी को क्या कहते हैं, एज इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। उसका लाइफ स्पैन क्या है, 120 डे है। एंड वो कितने परसेंट होता है, 4.8 to 5.4 मिलियन। इतने सारे आरबीसी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी में एचबी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से उसका कलर रेड होता है। ओके, तो रेड सेल इतने ज्यादा है, इसीलिए ब्लड का कलर कौन सा है, रेड है। अब एचबी की बात करें, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है आरबीसी में।
एक क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है कि इन इरिथ्रोसाइट विच प्रोटीन आर प्रेजेंट। तो क्या आएगा आंसर? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? वो क्या करता है? 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। ये याद रखना है, नीट में पूछा जा सकता है। कितने? 4 ऑक्सीजन कैरी करता है ओनली 1 हीमोग्लोबिन। देन बात करते हैं, तो अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी की इतनी क्वांटिटी मतलब कि इतने मिलियन होना भी जरूरी है। अगर वो इससे कम होगी क्वांटिटी तो उसे कहते हैं अनीमिया डिजीज, और इससे ज्यादा हो गई, तो इस लिमिट से ज्यादा हो गई क्वांटिटी तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीसिस्थेमिया। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, उसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 6000 to 10,000। अगर डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी मतलब कि ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? ऑटो इम्यून डिजीज होगा। देन बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स कितनी है? 4 लाख समथिंग होती है हमारी बॉडी में, और उसका मेन फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग। और ब्लड क्लोटिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में से ज्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए जब हमें इंजरी हो तब। तो प्लेटलेट्स क्या होगी? एग्लूमिनेट होगी, मतलब वो इकट्ठी होगी और ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगी। देन डब्ल्यूबीसी जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट एंड सेकंड वन है अग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट वो नाम क्यों दिए गए हैं? क्योंकि जो ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी है उस सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है, मतलब कि न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स फॉर्म में डिवाइड है। ओके, तो ग्रेन्युलोसाइट के 3 टाइप है, बेजोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अब बात करते हैं बेजोफिल्स की, तो बेजोफिल्स कितने होते हैं? लेस देन 1% प्रेजेंट इन अ ब्लड। उसको बेजोफिल्स कहते हैं क्योंकि वो बेजिक डाई से स्टेन होता है। इसका नाम है मिथिलीन ब्लू। अगर कभी नीट में पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी में से कौन सा सेल मिथिलीन ब्लू थ्रू स्टेन होता है, तो आंसर क्या आएगा? बेजोफिल्स। देन हम बात करते हैं कि बेजोफिल्स हिस्टामाइन प्रोडक्शन करता है, तो हिस्टामाइन प्रोडक्शन से क्या करेगा? हिस्टामाइन स्वेलोइंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और एलर्जेंस के अगेंस्ट में प्रोडक्टिविटी भी प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो लेस देन 1% इसीलिए प्रेजेंट है क्योंकि हिस्टामाइन जब ज्यादा हो जाएगा तो स्वेलोइंग करेगा, हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट करेगा, इसीलिए कम से कम अमाउंट में, क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होते हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट इओसिनोफिल। इओसिनोफिल कितने होते हैं? 2 to 4% इन ब्लड। वो कौन सी? एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं जिसका नाम है इओसिन रेड। इओसिन को एलर्जेंस भी कहते हैं। क्यों? जब भी कोई एलर्जी होती है कोई भी चीज से तो फर्स्ट बॉडी में इंक्रीज होते हैं इओसिनोफिल्स और इसकी संख्या क्या होती है? बढ़ती है। देन बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ना तो वो बेसिक डाई से स्टेन होता है और ना तो वो एसिडिक डाई से स्टेन होता है, तो इसे कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। 50 to 70% प्रेजेंट होता है इन ब्लड। उसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ग्रेन्युलोसाइट क्यों कहते हैं? न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होता है। तो हम बात करें बेजोफिल्स में तो 2 ही ग्रेन्यूल्स होगी, इओसिनोफिल में 2 to 3 और न्यूट्रोफिल में 2-3 से भी ज्यादा होगी ग्रेन्यूल्स, इसीलिए उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, मतलब 2-3 से भी ज्यादा न्यूक्लियर है, इसीलिए उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। स्टूडेंट, आपको ये टर्म याद रखना है, ये वर्ड, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है कि कौन सा सेल्स ब्लड में ऐसा है जिसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर भी कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा? न्यूट्रोफिल। और एज वेल एज ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कौन सा वो सेल है ब्लड में कि जब इंजरी हो तब वो उस साइड पे पहले पहुंचता है, तो वो क्या है? न्यूट्रोफिल्स। वो क्या करता है? सबसे पहले इंजरी साइड पर पहुंचता है। ओके, देन तो अब हम सेकंड वन की बात करते हैं, अग्रेन्युलोसाइट। अग्रेन्युलोसाइट मतलब उसमें न्यूक्लियस ऐसे ग्रेन्यूल में
नहीं है। तो ऐसे कौन सा सेल है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मोनोसाइट्स एंड सेकंड वन इज लिम्फोसाइट। अब मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट वो छोटे से WBC सेल है, वो 24 आवर्स ब्लड में सर्कुलेट करने के बाद वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इन मैक्रोफाजिस। मैक्रोफाजिस का क्या काम है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब वो क्या करेगा, वो एबल है कि फॉरेन जग में से कि फॉरेन जर्म पार्टिकल मतलब बैक्टीरिया और वायरस के साथ बाइंड हो जाएगा और उसको किल कर देगा। देन बात करें लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में इंक्लूड होते हैं बी सेल, टी सेल एंड NK सेल। बी सेल, ओके, बी सेल की बात करें तो ये सभी सेल वैसे तो प्रोडक्शन उसका होता है बोन मैरो में, बट वो डेवलप भी कहाँ पे होता है, बोन मैरो में ही। इसलिए बोन मैरो का स्पेलिंग में फर्स्ट क्या आता है, बी, इसीलिए इसे कहते हैं बी सेल। अब बात करेंगे टी सेल। टी सेल क्या है, वो भी बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होता है, बस वो एक्टिव और डेवलपमेंट उसका होता है थाइमस में। थाइमस का स्पेलिंग में फर्स्ट टी आता है, इसीलिए इसको कहा जाता है टी सेल। अब बात करें हम NK सेल। NK सेल मतलब नेचुरल किलर सेल। उसके पास नेचुरली ऐसी एबिलिटी है कि वो बैक्टीरिया वायरस को किल कर सके। अब टी सेल है, उसको थ्री भाग में डिवाइड किया गया है, TH, TS एंड TC। जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन ही आपके लिए काफी है, ओके। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आप हमारे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आगे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।